जय हिंद प्यारे साथियों, मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सुशांत रावत आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो साथियों, दो लाइनें आप सभी के लिए। मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएगी, आंखों के पर्दों को निगाहों से हटाएगी। गिरकर भी हमको संभलना होगा, ये ठोकरें ही हैं जो हमको चलना सिखाएंगी। तो साथियों, हमारा चैप्टर चल रहा था विशेषण। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे लंबा, काला, ये शब्द क्या हैं? ये विशेषण हैं। ठीक है, ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था, और जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, कल हमने और क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था प्रविशेषण, फिर इसके बाद हमने पढ़ा विशेष्य। इन सब को हम एक वाक्य से समझते हैं। जैसे बड़ा काला व्यक्ति है, तो देखो आप लोग इस वाक्य में देख पा रहे होंगे, व्यक्ति क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को विशेष्य पढ़ाया था, तो उसी का हम रिवीजन कर रहे हैं कि संज्ञा और सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। और जो विशेष्य की विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विशेषण कहते हैं। तो इसमें विशेष्य कौन है? व्यक्ति है। इस व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है? ये काला शब्द बता रहा है। ये व्यक्ति कैसा है? काला है। ठीक है, तो इस व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है? ये काला शब्द बता रहा है। तो इसलिए साथियों, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा विशेषण। यहाँ तक आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और देखो, कल मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी कि जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। तो इस वाक्य में आप लोग देख पा रहे होंगे, इस काला की विशेषता कौन बता रहा है? ये बड़ा शब्द बता रहा है। कि कितना काला है? बड़ा काला है। ये बड़ा शब्द जो है वो इस काला की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रविशेषण हो जाएगा। अब देखो साथियों, आप लोगों को प्रविशेषण भी अच्छे से समझ में आ गया, विशेषण भी अच्छे से समझ में आ गया, और विशेष भी अच्छे से समझ में आ गया। अब साथियों, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि विशेषण के दो भेद होते हैं। एक होता है संरचना के आधार पर, और एक होता है स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर भी दो होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें विशेषण विशेष्य से पहले आता है। ठीक है, और विधेय में मैंने आप लोगों को बताया था कि विशेषण विशेष्य के बाद आता है। ठीक है, तो साथियों, ये चीज़ें आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई थी। इनका अभी मैंने आप लोगों को रिवीजन करा दिया। ठीक है, तो साथियों, अब हम देख लेते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं संरचना एवं प्रयोग के आधार पर विशेषण के चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है संख्यावाच्य विशेषण। ठीक है, दूसरा होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा होता है आपका सार्वनामिक विशेषण, और चौथा होता है आपका गुण विशेषण। इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं संख्यावाच्य विशेषण को। तो साथियों, संख्यावाच्य विशेषण क्या होता है? वे विशेषण जिनमें संख्या या गिनती का बोध हो, या संख्या या गिनती का हमें पता लगे, उसको हम क्या कहते हैं? संख्यावाच्य विशेषण कहते हैं। आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि जिसमें संख्या आ जाए या गिनती की बात आ जाए उसको हम सिंपल सा क्या कहेंगे? संख्यावाच्य विशेषण कहेंगे। संख्यावाच्य विशेषण के भी साथियों दो प्रकार होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, जो कि हमें निश्चित संख्या की जानकारी देता है। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रमबोधक,
एक होता है आवृत्ति बोधक, एक होता है समुदाय बोधक, एक होता है प्रत्येक बोधक और एक होता है गणना बोधक। गणना बोधक में भी दो होते हैं, एक होता है पूर्णांक और एक होता है अपूर्णांक। इनको अभी हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब साथियों हम देख लेते हैं अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है। अनिश्चित संख्यावाचक वो होता है जिसमें एक फिक्स नंबर नहीं मिलता है हमें, ठीक है। मतलब एक निश्चित संख्या के बारे में हमें पता नहीं लगता है। कौन कौन से होते हैं ये? तो ये हैं कुछ, कई, थोड़े, बहुत, काफी, दसियों, बीसों, हजारों, लाखों, कई सौ और कोई 200। ऐसे शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसको मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ जिससे आप लोगों के समझ में अच्छे से आ जाए। बाजार में कोई 20 लड़के खड़े होंगे। तो साथियों लड़के से हमें ये तो पता लग रहा है कि ये संख्यावाचक विशेषण होगा, क्योंकि लड़कों को हम काउंट कर सकते हैं, लड़कों की एक संख्या होती है ना। इस संज्ञा से हमें ये तो पता लग रहा है। अब हमें इसमें क्या पता करना है कि ये निश्चित संख्यावाचक है या अनिश्चित संख्यावाचक है। तो ये हमें किससे पता लगेगा? ये हमें कोई 20 ये जो विशेषण है ना, इससे हमें पता लगेगा, है ना, कि ये अनिश्चित संख्यावाचक है या निश्चित संख्यावाचक है। अब देखो इसको आप पढ़ो ढंग से। बाजार में कोई 20 लड़के खड़े होंगे। तो हमें ये तो पता है कि लड़के खड़े होंगे, पर 20 या तो 20 से ज्यादा हो सकते हैं या 20 के आसपास हो सकते हैं। हमें एक फिक्स नंबर नहीं पता है। तो इसमें साथियों ये कौन सा होगा? अनिश्चित संख्यावाचक होगा। कौन सा होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अगर इसी जगह पर क्या होता, बाजार में 10 लड़के खड़े होंगे, है ना, क्या होता, बाजार में 10 लड़के खड़े होंगे, एकदम फिक्स नंबर है, तो ये क्या हो जाता? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता। अब आप लोग मेरी बात को क्लियर समझ गए होंगे। ऐसे ही साथियों बाजार में हजारों लड़के खड़े होंगे, है ना। तो हजारों से क्या आइडिया लग रहा है दिमाग में, क्या दिमाग में इमेज बन रही है कि हजारों हैं, उनको गिना जा सकता है। पर हजारों में 1,000 भी हो सकते हैं, 2,000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। हमें ये नहीं पता कितने हजार हैं, है ना। अब आप लोगों को अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी। अब आप लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को आराम से पहचान सकते हैं, है ना। अब हम देख लेते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो कि हमारे 5 होते हैं। इनको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं निश्चित संख्यावाचक। इसके अंतर्गत आता है हमारा क्रमबोधक विशेषण। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, ये सभी क्या होते हैं? क्रमबोधक विशेषण होते हैं। इसको साथियों हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। पहला लड़का यहाँ आए। तो आपको क्या करना है कि अपने ब्रेन में एक इमेज बनानी है कि हम लोग स्कूल में खड़े हैं और वो भी खड़े हैं लाइन लगा के, और हमारे टीचर हमें बुला रहे हैं कि पहला लड़का यहाँ आए, दूसरा लड़का यहाँ आए, तीसरा लड़का यहाँ आए, ठीक है। तो इस पहले, दूसरे और तीसरे शब्द से हमें क्या पता लग रहा है? एक क्रम का पता लग रहा है ना। और देखो इस लड़के से हमें क्या पता लग रहा है कि लड़के काउंटेबल हैं या संख्याएं हैं या संख्यावाचक हैं, है ना। तो इस लड़के से तो हमें ये पता लग गया। इस पहले से हमें क्या पता लग गया? पहला, दूसरा, तीसरा, इससे हमें क्या पता लगता है कि ये क्रम की बात कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? क्रमबोधक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों की बात क्लियर अच्छे से हो गई होगी कि क्रमबोधक क्या होता है। अब साथियों हम देख लेते हैं आवृत्ति बोधक विशेषण को। ये कौन से होते हैं? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, जिसमें भी गुना लगा हो, ठीक है, जिसमें भी गुना लगा हो वो कौन से होते हैं? आवृत्ति बोधक विशेषण होते हैं। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है। तो देखो इसमें आ गया ये 4 गुना शब्द, है ना। ये क्या है? हमारा आवृत्ति बोधक विशेषण होता है।
और इसको हम पहचानेंगे कैसे? इस गुना से। ठीक है, ये गुना आपको कहीं भी दिखाई दे जाए तो ये कौन सा होगा? ये आवृत्ति बोधक विशेषण होगा। समझ गए? अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला पॉइंट, समुदाय बोधक विशेषण। समुदाय बोधक विशेषण कौन से होते हैं? तीनों, चारों, पांचों, छह के छह, सातों। मतलब एक ग्रुप की जहां बात हो रही हो ना, वो कौन सा होता है? समुदाय बोधक विशेषण होता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तुम तीनों घूम आओ। तो साथियों, आपसे किसी ने कहा, आप लोग तीन दोस्त हो, आपसे किसी ने कहा तुम तीनों घूम आओ। ठीक है, तो हम एक, दो, तीन, तीन लोग अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको एक ग्रुप ही तो कहेंगे। क्या कहेंगे? एक ग्रुप ही तो कहेंगे। तो इस प्रकार से अगर शब्दों का प्रयोग हो, जैसे तीनों, चारों, पांचों, छह के छह, सातों, तो ये हमारा किस में आता है? समुदाय बोधक विशेषण में आता है। ठीक है, अगर साथियों आप लोगों का कोई भी डाउट होता है इस क्लास को लेकर तो आप लोग मुझे कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करें। वैसे मैं आप लोगों का एक व्हाट्सअप का ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, या फिर जो व्हाट्सअप का डाउट ग्रुप है पहले से ही, उसी में मैं अपने आप को ऐड करवा लूँगा, और आप लोगों के जितने भी डाउट हुआ करेंगे उन सबको उस ग्रुप में सॉल्व किया जाया करेगा। ठीक है, तो चलिए साथियों अब हम देख लेते हैं अपना अगला पॉइंट, प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक विशेषण कौन से होते हैं? हर एक, एक एक, प्रत्येक, दो दो, ये सभी क्या हैं? प्रत्येक बोधक विशेषण होते हैं। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। प्रत्येक को प्रसाद मिला। तो साथियों ये जो प्रत्येक है ना, ये क्या होगा? एक प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। जैसे हर एक, एक एक, प्रत्येक, दो दो, तीन तीन, ये जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्येक बोधक विशेषण कहलाते हैं। अब साथियों हम देख लेते हैं गणनावाचक विशेषण को। ये हमारा लास्ट है निश्चित संख्यावाचक विशेषण का। ठीक है, गणनावाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है पूर्णांक विशेषण और एक होता है अपूर्णांक विशेषण। पूर्णांक विशेषण से मतलब है एक, दो, तीन, चार, ऐसे करके अगर संख्याएं दे रखी हैं जो पूर्ण संख्याएं हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जो आधी अधूरी संख्याएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? अपूर्णांक विशेषण। जैसे आधा, पौना, सवा, डेढ़, ढाई, एक चौथाई, ये सभी क्या हैं? अपूर्णांक विशेषण हैं। सबसे पहले साथियों हम देख लेते हैं पूर्णांक विशेषण का उदाहरण। दो बैल आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो इस बैल से हमें क्या पता लग रहा है कि ये एक संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण क्यों होगा? क्योंकि देखो बैल को हम गिन सकते हैं। ठीक है, बैल की हम गिनती कर सकते हैं। और ये जो दो लिखा हुआ है ना, इससे हमें निश्चित और अनिश्चित का पता लगता है। ठीक है, देखो अनिश्चित का पता इससे लग गया, दो की बात कर रहा है ना? दो संख्याएं फिक्स होती हैं, तो दो की बात कर रहा है तो ये निश्चित तो है। और निश्चित में भी कौन सा है? गणनावाचक विशेषण। और गणनावाचक विशेषण में भी कौन सा है? पूर्णांक विशेषण, क्योंकि ये एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से साथियों आप लोग बहुत ही आसानी से इनका पता लगा सकते हैं। ऐसे ही साथियों अब हम देख लेते हैं अपूर्णांक विशेषण का उदाहरण। सवा रुपए चाहिए। तो साथियों ये रुपए इसमें क्या बता रहा है? हमें एक संख्यावाचक का हमको आइडिया दे रहा है कि हाँ ये रुपए को गिना जा सकता है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये एक संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, और इस सवा से हमें क्या पता लग रहा है कि एक गणनावाचक विशेषण में भी एक अपूर्णांक विशेषण है। ठीक है, क्यों अपूर्णांक है? क्योंकि देखो सवा का मतलब होता है 1 रुपया पॉइंट 25 पैसे। ठीक है, तो ये जो 25 पैसे हैं ये अपने आप में अपूर्ण हैं। हम पूर्ण किन्हें मानते हैं? एक को मानते हैं, दो को मानते हैं, तीन को मानते हैं, चार को मानते हैं। ठीक है, इनको हम पूर्ण संख्याएं मानते हैं। ठीक है साथियों,
तो साथियों अब आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक विशेषण क्या होता है, अपूर्णांक विशेषण क्या होता है। आशा करता हूँ साथियों कि आप लोगों को संख्यावाचक विशेषण बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि संरचना एवं प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उनमें से मैंने पहला विशेषण आप लोगों को बताया संख्यावाचक विशेषण। अब हम पढ़ने वाले हैं परिमाणवाचक विशेषण को, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाया कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। परिमाणवाचक विशेषण ये क्या होता है? जिनको नापा या तौला जाए उसको साथियों हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, देखो संख्यावाचक में किसकी बात की जाती है? संख्या या गिनती की। और इसमें किसकी बात की जाती है? नाप और तौल की। जिसमें नाप और तौल की बात की जाए वो हमारा परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, तो साथियों परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। एक एक करके इनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो साथियों हमारा पहला उदाहरण है, गाय ने 4 लीटर दूध दिया। अब आप लोग मुझे एक बात बताएंगे, दूध को मापा जाता है या गिना जाता है? तो साथियों आप सभी का जवाब होगा कि दूध को मापा जाता है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जिस चीज़ को मापा जाता है या नापा जाता है या तौला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये बात तो यहाँ से क्लियर हो गई। अब देखो ये 4 लीटर हमें क्या बता रहा है? एक फिक्सेशन के बारे में बता रहा है, कि निश्चित बता रहा है कि 4 लीटर दूध दिया है गाय ने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगर इसी जगह पर ये लिखा होता गाय ने कुछ दूध दिया, तो इस जगह पर साथियों ये क्या हो जाता? ये कुछ से हमें क्या पता लग जाता? कुछ दूध से कि ये अनिश्चित परिमाणवाचक की बात कर रहा है। ठीक है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की बात कर रहा है। पर इस जगह पर साथियों इसने क्या कहा है? इस जगह पर 4 लीटर दूध के बारे में कहा है। ठीक है, एक फिक्स बात कही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे ही साथियों अब हम दूसरे उदाहरण को देख लेते हैं। मेरे पास 4 गज जमीन है। तो देखो जमीन को क्या किया जाता है? नापा जाता है। ठीक है ना, जमीन को क्या किया जाता है? नापा जाता है। तो इससे हमें पता लग गया कि ये प्रमाणवाचक विशेषण होने वाला है। ठीक है, और इसमें भी वो 4 गज की बात कर रहा है। 4 गज फिक्स हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा साथियों? निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब साथियों हम देख लेते हैं अनिश्चित प्रमाणवाचक के उदाहरणों को। तो हमारा पहला उदाहरण है, गिलास में थोड़ा दूध है। तो देखो दूध से तो पता लग रहा है कि इसको मापा तौला जाता है। ठीक, तो ये हमारा प्रमाणवाचक तो होगा, और प्रमाणवाचक में भी कौन सा होगा ये हमें इससे पता लग रहा है। ये जो विशेषण है ना, इससे पता लग रहा है गिलास में थोड़ा दूध है। मतलब हमें ये नहीं पता लग रहा है कि गिलास में फिक्स कितना दूध है तो सही थोड़ा है, पर उसके बारे में हमें एक हम निश्चित नहीं है उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। ठीक इसी प्रकार से साथियों हमारा दूसरा उदाहरण है, तालाब में बहुत कम पानी है। तो देखो पानी को क्या किया जाता है? मापा जाता है। ठीक है, तो ये परिमाणवाचक हो गया। और ये कम इसमें जो लिखा हुआ है इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, इससे हमें ये पता लग रहा है। और ये बहुत इसमें क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। ठीक है, क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। तो साथियों अब आप लोगों को परिमाणवाचक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। अब साथियों हम देख लेते हैं अपने अगले पॉइंट को, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? वाक्य में शुरू में सर्वनाम और उसके तुरंत बाद
संज्ञा शब्द आए तो उसको साथियों हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यह कुत्ता मेरा है। ठीक है, देखो ये क्या है, एक सर्वनाम है, और ये क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, ये एक सर्वनाम है, ये एक संज्ञा है। अब देखो हमारी डेफिनेशन में क्या कहा गया है, वाक्य में शुरू में तो सर्वनाम आए, ठीक है, सर्वनाम आ गई, और उसके तुरंत बाद एक संज्ञा का शब्द आए तो वो क्या होगा, एक सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, देखो इस कुत्ते की ये विशेषता बता रहा है, ये जो है, ये जो सर्वनाम है इस कुत्ते की विशेषता बता रहा है, इसीलिए साथियों इसको हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ऐसे ही साथियों हमारा दूसरा उदाहरण है, यह तोता बोल रहा है। तो देखो यह क्या है, एक सर्वनाम है, ठीक है, और तोता क्या है, एक संज्ञा है। वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि सर्वनाम के तुरंत बाद अगर संज्ञा आती है, सर्वनाम के तुरंत बाद अगर संज्ञा शब्द आता है तो वो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस संज्ञा शब्द की ये सर्वनाम विशेषता बता रहा है। अब साथियों हम देख लेते हैं अपने तीसरे उदाहरण को, कोई व्यक्ति छत पर खड़ा है। तो देखो साथियों इसमें व्यक्ति क्या है, एक संज्ञा है, ठीक है, और कोई इसमें क्या है, एक अनिश्चित सर्वनाम है। ठीक है, तो और अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि वाक्य के शुरू में सर्वनाम आए, ठीक है, और उसके तुरंत बाद अगर संज्ञा आए तो साथियों वो क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है, क्योंकि इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ये कोई शब्द, और कोई क्या है, एक सर्वनाम है, और कौन सी सर्वनाम है, अनिश्चित सर्वनाम है। साथियों ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब साथियों हम देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण को। गुणवाचक विशेषण अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि देखो जो हमने तीन किए, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, इन तीनों में तो स्पेशल है, बाकी के बाद के जितने भी विशेषण हैं वो सब इसी में होते हैं। इन सभी को एक एक करके देख लेते हैं। गुण विशेषण कौन से होते हैं, जैसे भला, ईमानदार, अच्छा, शांत, सत्यवादी, ये सभी अच्छे गुण होते हैं। ठीक है ना, भला आदमी, ईमानदार आदमी, अच्छा आदमी, शांत आदमी, सत्यवादी आदमी। ठीक है, ऐसे ही दोष, दोष के कौन से विशेषण होते हैं, तो जैसे झूठा, झूठे लोग, बेईमान लोग, लालची लोग, कंजूस लोग, बुरे लोग, जहरीला सांप, गंदा आदमी। ठीक है, ये सभी दोष विशेषण होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आकार के विशेषण कौन कौन से होते हैं, जैसे गोल, चौकोर, छोटा, बड़ा, ऊंचा, ऊंचा पर्वत, वर्गाकार, आयताकार, ये सब किस में आ जाते हैं, आकार में आ जाते हैं। ऐसे ही रंग भी विशेषण के रूप में आते हैं। ठीक है, और कौन से विशेषण में आते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं, जैसे लाल, पीला, नीला। ठीक है, जैसे लाल कुर्ता, लाल पैंट, पीली साड़ी, है ना, नीली साड़ी, ऐसे करके ये भी विशेषण के रूप में आते हैं, और ये कौन से विशेषण होंगे, गुणवाचक विशेषण होंगे। ऐसे ही स्वाद, स्वाद भी विशेषण में ही आता है, जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कड़वा, चटपटा। अब जैसे हमने लिख लिया मीठा आम, तो ये आम की विशेषता ही तो बता रहा है, ये आम की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। और कौन सा विशेषण होगा ये मीठा, गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, ऐसे करके हमें पहचानना है। इसी प्रकार समय से भी रिलेटेड कुछ विशेषण होते हैं, जैसे मासिक, दैनिक, साप्ताहिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये सभी भी विशेषण हैं। ऐसे ही दशा के भी विशेषण होते हैं, जैसे जवान, बूढ़ा, युवा,
तरुण, किशोर, जैसे जवान लोग। ठीक है, तो जवान लोग, तो जवान क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, एक गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, ऐसे करके इनको हम पहचान सकते हैं। ऐसे ही और भी हैं साथियों, बहुत सारे हैं। जितने भी मतलब इन तीनों को छोड़कर कोई सा भी विशेषण हो, वो सब इसी में आ रखे हैं। ठीक है, तो स्पर्श में कौन से विशेषण होते हैं, मुलायम, कठोर, खुरदरा, ये भी किस में आ जाते हैं, गुणवाचक में आ जाते हैं। काल, है ना, काल भी कौन कौन से, जैसे प्राचीन, नया, पुराना, ये सब किस में आ जाते हैं, गुणवाचक विशेषण में ही आ जाते हैं। ऐसे ही स्थान भी किस में आता है, गुणवाचक विशेषण में आता है। जैसे भीतर, बाहर, अंदर, पंजाबी, बनारसी, गुजराती, राजस्थानी, ये सब भी क्या हैं, गुणवाचक विशेषण हैं। क्या है साथियों, गुणवाचक विशेषण हैं। ठीक है, तो अब साथियों हम देख लेते हैं विशेषण की अवस्था। तो देखो, विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक होती है मूल अवस्था, एक होती है उत्तरावस्था, और एक होती है उत्तमावस्था। तो देखो, मूलावस्था कौन सी होती है, जब किसी से तुलना ना हो। ठीक है, क्या होती है, जब किसी से तुलना ना हो। जैसे नीम कड़वा है, तो इसमें किसी से तुलना हो रही है, इसमें किसी से भी तुलना नहीं हो रही है। नीम कड़वा है, अपने आप में कड़वा है, से किसी की तुलना नहीं हो रही है। अब देखो, उत्तरावस्था क्या होती है, जब तुलना अन्य से हो। जब तुलना अन्य से हो, वो दो लोगों से भी हो सकती है, तीन लोगों से भी हो सकती है, चार लोगों से भी हो सकती है, मतलब कितने लोगों से भी तुलना हो सकती है। ठीक है, तो साथियों इसका भी आप उदाहरण देख लीजिए। जैसे करेला नीम से कड़वा है, तो देखो करेला नीम से कड़वा है ना, तो इसमें तुलना हो गई ना एक दूसरे से। ठीक है, तो साथियों इस अवस्था को क्या कहते हैं, उत्तरावस्था कहते हैं। और उत्तमा अवस्था क्या होती है साथियों, जब तुलना सबसे हो, उसको हम क्या कहते हैं, उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे करेला सबसे कड़वा होता है, मतलब जितने भी कोई भी चीज है इस दुनिया में कड़वी, उस सब में क्या कड़वा है, करेला कड़वा है ना, तो वो सबसे तुलना कर रहा है। तो इस कंडीशन को साथियों क्या कहते हैं, उत्तमावस्था कहते हैं। के और भी उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे राम ईमानदार है, तो देखो राम की किसी से तुलना हो रही है, किसी से तुलना नहीं हो रही। ठीक है, राम बस अपने आप में ईमानदार है। ठीक है ना, तो जब तुलना नहीं होती है तो वो कौन सी अवस्था होती है, मूलावस्था होती है। और जब किसी से तुलना हो जाए, एक दो लोगों से तुलना हो जाए, है ना, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं उत्तरावस्था। जैसे राम महेश से ईमानदार है, तो देखो आप देख पा रहे होंगे, राम की तुलना किससे की गई है, महेश से की गई है। ठीक है, तो राम महेश से ईमानदार है, तो जहाँ जहाँ तुलना हो गई एक दूसरे से, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, उत्तरावस्था कहते हैं। अब ऐसे ही उत्तमावस्था का आप उदाहरण देख लीजिए। राम सबसे ईमानदार है, ठीक है, मतलब जितने भी लोग हैं ना, उन सब से तुलना कर दी कि राम सबसे ईमानदार हैं। ठीक है, तो साथियों इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस अवस्था को कहते हैं उत्तमावस्था। अब साथियों हम देख लेते हैं कि इनको लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो देखो इनको कुछ इस प्रकार लिखते हैं, उच्च, उच्चतर और उच्चतम। उच्च होता है हमारा मूलावस्था, उच्चतर होता है हमारा उत्तरावस्था, और उच्चतम होता है हमारा उत्तमावस्था। आप देख पा रहे होंगे ये जो कटु है, ठीक है, ये किस अवस्था में है, ये मूलावस्था में है। ठीक, और इसको जब हम उत्तरावस्था में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कटुतर। क्या हो जाएगा साथियों, कटुतर हो जाएगा। और जब इसी कटु को हम उत्तमावस्था में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कटुतम। ठीक है, सही साथियों, लघु की मूल अवस्था क्या होगी, लघु, है ना,
और लघु की जो उत्तरावस्था होगी वो क्या होगी, लघुतर। ठीक, और जो लघु की उत्तमावस्था होगी वो क्या होगी, लघुत्तम। ऐसे ही साथियों अच्छी की जो मूलावस्था होगी वो क्या होगी, अच्छी। जब इसको हम उत्तरावस्था में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, अधिक अच्छी। ठीक है, देखो इस तर का मतलब क्या होता है, इस तर का मतलब अधिक ही होता है। ठीक है, तो इसको देखो, इसको हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, अच्छी तर। अच्छी तर सुइटेबल वर्ड नहीं लग रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अधिक अच्छी। ठीक है, ये इसकी कौन सी अवस्था होगी, उत्तरावस्था होगी। और इसी अच्छी की जो उत्तमावस्था होगी वो कौन सी होगी, वो होगी सबसे अच्छी। इस तम का मतलब होता है सबसे, क्या होता है, सबसे होता है, सबसे अच्छी, सबसे सुप्रीम। ठीक है, तो अब आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही होंगी, ये चीज यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक है, तो इसको हल्के में मत लेना। ऐसे ही साथियों बुद्धिमान का जो मूल अवस्था है वो क्या होगा, बुद्धिमान होगा। और जब उसकी हम उत्तरावस्था देखेंगे तो वो क्या होगा, अधिक बुद्धिमान। ठीक है, और जब उत्तमावस्था देखेंगे तो वो क्या होगा, सबसे बुद्धिमान। इसी प्रकार मधुर की मूलावस्था क्या होगी, मधुर। और जब इसकी हम उत्तरावस्था देखेंगे तो क्या होगी, मधुरतर। ठीक है, क्या होगी, मधुरतर। ठीक है, और जब इसकी हम उत्तमावस्था देखेंगे तो क्या होगी, मधुरतम। विशेषण चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो साथियों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।